हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो कुमारगुप्त के बारे में होगा। यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गुप्त वंश। और इससे पहले मैं 2 वीडियो जो है वो गुप्त वंश के ऊपर बना चुका हूं, जिसमें हमने श्रीगुप्त से शुरुआत की थी, उसके बाद घटोत्कच और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको वास्तविक शासक माना जाता है गुप्त वंश का। और उसके बाद फिर हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, अब ऐसे ही इस प्रकार से ही आज हम किसके बारे में बात करेंगे? कुमारगुप्त के बारे में बात करेंगे। कुमारगुप्त का जो शासनकाल होता है वो 415 से लेके और 455 ईस्वी होता है। कुमारगुप्त जो थे वो ध्रुव देवी की संतान थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे थे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है आपने इससे पहले के जो 2 वीडियो हमने बनाए हैं वो आपने देख लिए होंगे, ताकि आपका जो क्रम है वो व्यवस्थित तरीके से बना रहे। ठीक है, तो अगर आपका ये व्यवस्थित तरीके से क्रम बना रहेगा तो आपको आने वाला जो प्रत्येक लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो नियमितता है उसको बनाए रखें। और आज कुमारगुप्त का जो लेक्चर है इसको बड़े ध्यान से और आराम से सुनिए, सुनने में बहुत मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, देखिए कुमारगुप्त शासनकाल 415 ईस्वी से लेके और 455 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि कुमारगुप्त जो था, इसकी जो माता थी उनका नाम ध्रुव देवी था और इनके जो पिताजी थे उनका नाम चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इनके पिताजी, इनके भ्राताश्री, इनके जो भाई भी थे उनके बारे में सुनिए। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था गोविंद गुप्त। क्या नाम था? गोविंद गुप्त। ठीक है, गोविंद गुप्त जो थे इनके क्या थे? भ्राताश्री थे। इनके भाई थे। इनके द्वारा जो उपाधि धारण की गई, क्या उपाधि जो धारण की गई वो धारण की गई थी परम भागवत। परम भागवत, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ उपाधियां धारण करने की और जानकारी हमको क्या होती है? प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए, दामोदर ताम्रपत्र लेख, दामोदर ताम्रपत्र लेख, इनको पृथ्वीपति कहा गया है। ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा है कि क्वेश्चन बन सकता है कि दामोदर ताम्रपत्र जो लेख है उसके अनुसार इनकी उपाधि क्या है? पृथ्वीपति है। या ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमारगुप्त की जो उपाधि है वो पृथ्वीपति कहाँ पे मिलती है? तो आप बता सकते हो दामोदर ताम्रपत्र लेख में इनकी ये नाम मिलता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि गुप्त वंश के अंदर सर्वाधिक जो शासन किया गया वो इन्हीं के द्वारा किया गया। तो ये भी आपको लिख लेना है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। गुप्त वंश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले,
ठीक है, इन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया था, आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से उठा लिए जाते हैं अक्सर करके कि किस गुप्त शासक के द्वारा जो है वो सर्वाधिक समय तक शासन किया गया था। बात समझ में आई। इसके अलावा इनके बारे में देखिए बोर्ड जो है ना वो जल्दी भर जाता है ना, तो हम थोड़ा इधर लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों को समझना है और आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। चल लिखें यहाँ वहाँ कहीं भी। इनके द्वारा सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जो हैं वो जारी किए गए थे गुप्त काल के अंदर। ठीक है, तो समझना है सर्वाधिक प्रकार के अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के, ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि सर्वाधिक प्रकार के अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जो हैं वो किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो ये गुप्त वंश में कुमार गुप्त के द्वारा जारी किए गए। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब आप लोग ये उतार लीजिए, इसके बाद हम इनको मिटाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कुमार गुप्त को हम मिटाते हैं। माता द्रौपदी, पिताजी चंद्रगुप्त सेकंड, महेंद्रादित्य की उपाधि, पृथ्वीपति की उपाधि, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक। ठीक है, सर्वाधिक प्रकार के अभिलेख लगभग 18 प्रकार के। ठीक है, चल अब देखिए आपने हैनसांग के बारे में सुना होगा ना? आपने हैनसांग के बारे में सुना जरूर होगा। हैनसांग के द्वारा इनको क्या नाम दिया गया था? शक्रादित्य नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? शक्रादित्य। तो हैनसांग के द्वारा कुमार गुप्त को शक्रादित्य का नाम दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसने इसका जो संबोधन किया है अपने ग्रंथों के अंदर वो किस नाम से किया है? तो वो शक्रादित्य के नाम से किया है। ठीक है, तो शक्रादित्य भी इसकी एक उपाधि ही हो गई। किसने कहा? हैनसांग ने कहा। बस पूछने का तरीका एग्जामिनर का थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हैनसांग के अनुसार कौन है। अब देखिए इसके जो सिक्के हैं, इसके द्वारा जो जारी किए गए सिक्के हैं उन पर भी इसके कुछ नाम मिलते हैं, जैसे आपृतिक, आपृतिक। ठीक है, क्या नाम मिलता है? तो आपृतिक नाम मिलता है। इसके अलावा श्री महेंद्र, श्री महेंद्र, और एक और नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? अजीत महेंद्र। तो ऐसे कुछ नाम इसके द्वारा जो चलाए गए सिक्के हैं उन पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए हम उसके अभिलेखों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से अभिलेख जो हैं वो कुमार गुप्त के द्वारा या कुमार गुप्त के समय अस्तित्व में थे, चलाए गए अभिलेख। थोड़ा मोटा लिखते हैं। ठीक है, कुमार गुप्त के अभिलेख। अभिलेख।
अब इसके जो अभिलेख हैं उनका क्या कर रखा है, डिवाइडेशन कर रखा है, कितने भाग में, 2 भाग में। कैसे कैसे कर रखा है, एक तो पत्थरों पर निर्मित है, ठीक है, एक जो अभिलेख हैं वो पत्थरों पर निर्मित हैं, और दूसरे जो अभिलेख हैं वो ताम्र पत्रों पर हैं। किन पर हैं, ताम्र पत्रों पर। अब देखिए सबसे पहले हम किन की बात करेंगे, जो पत्थरों पर लिखे हुए हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, एक हो गया बिलसद, कौन सा हो गया, बिलसद का अभिलेख हो गया। ये कहाँ है बिलसद का, ये है एटा यूपी में, ठीक है। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा है मनकुंबर अभिलेख, कौन सा, मनकुंबर अभिलेख। मनकुंबर अभिलेख जो है ये कहाँ है, तो ये इलाहाबाद में है। कहाँ पे है, ये इलाहाबाद में है, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा है आपका गढ़वा, कौन सा, गढ़वा अभिलेख, ठीक है, समझ जाना, आ से अभिलेख है। तो शिलालेख, अभिलेख, तो इस शिला पे है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो गढ़वा भी कहाँ है, इलाहाबाद में ही है, ठीक है। ये कहाँ है, इलाहाबाद में ही है। और अगला जो है वो है मंदसौर। तो मंदसौर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो मंदसौर अभिलेख है ये कहाँ है, मालवा में है, ठीक है, मालवा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण 1-2 और हैं, वैसे है तो उदयगिरी का है एक, ठीक है, कौन सा है, उदयगिरी का है। इसके बारे में भी पता है, उदयगिरी कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। और एक है सांची का, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, सांची का अभिलेख। और एक है मथुरा का, यहाँ तक दिख रहा है ना नीचे, तो कोई नहीं, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेना, एक मथुरा का अभिलेख है, ठीक है। अब देखो ताम्रपत्रों को, धंधे बिलग्राम, ठीक है। तो ताम्रपत्र और पत्थरों के जो लिखे हुए थे वो मैंने आपको अभी बताए हैं। ताम्रपत्रों पर धंधे बिलग्राम, ठीक है, और इसको बैग्राम भी बोलते हैं कई जगह पे, ठीक है, बैग्राम। और एक 3 ही है केवल, एक दामोदरपुर भी है, ठीक है, 3 है केवल। इसको बैग्राम के नाम से जाना जाता है, बैग्राम। तो ताम्रपत्रों पर धंधे, बैग्राम और दामोदरपुर। इधर ताम्रपत्रों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन पत्थरों से निर्मित जो है की संख्या काफ़ी है। मथुरा है, बिलसद है, मनकुंबर है, गढ़वा है, मंदसौर है, उदयगिरी है, सांची है, मथुरा है। बात समझ में आई? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिर इसको हम मिटाएंगे, ठीक है। चलिए मिटाएं। चलिए अब आगे देखिए, कुछ जानकारियां हैं, वो आपको देखनी है। जैसे इसके जो सिक्के हैं, किसके, कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं, इन सिक्कों पर एक वृद्ध राजा और युवती रानी के अनुमान मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, वृद्ध राजा और एक रानी है, उसके सिक्के का अंकन मिलता है। इसके सिक्कों के ऊपर एक वृद्ध राजा है और एक
महिला है। अब इससे क्या अनुमान लगाया जाता है, तो कुमारगुप्त के सिक्कों पर वृद्ध राजा और रानी का अंकन है। रानी वृद्ध नहीं है, ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। रानी जो है वो वृद्ध नहीं है, केवल कौन वृद्ध है, राजा वृद्ध है। तो इससे मालूम चलता है कि कुमारगुप्त जो है वो बुढ़ापे में क्या रहा होगा, विलासी रहा होगा, और इसने बुढ़ापे में जाके विवाह किया होगा। ठीक है, कुमारगुप्त के विलासी होने का मालूम पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है, मालूम पड़ता है कि ये बुढ़ापे में भी विलासी रहा होगा। तो पूछा जा सकता है कि किस शासक के सिक्कों पर वृद्ध राजा और रानी का अंकन मिलता है, तो वो थे हमारे कुमारगुप्त। ठीक है, ये जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। इनकी कुछ मुद्राएं जो हैं, जैसे महाराष्ट्र के सतारा से इनकी 1395 मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, 1395 मुद्राएं इनकी प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा एलचपुर पड़ता है बरार में। ठीक है, एलचपुर, यहाँ से इनकी 13 मुद्राएं मिली हैं। बयाना से, ठीक है, बयाना से इनकी 623 मुद्राएं मिली हैं। तो ऐसी इनकी मुद्राएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के रहे, जैसे उन्हीं से मिलते जुलते सिक्के इसके थे, वीणा वादक प्रकार के, वीणा वादक प्रकार के सिक्के। ठीक है, इसके अलावा अश्वमेघ प्रकार के, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के। तो ये सिक्के जो हैं वो इसके समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उनसे मिलते जुलते सिक्के थे। ठीक है, कौन कौन से, वीणा वादक प्रकार के और अश्वमेघ प्रकार के जो सिक्के हैं वो सिक्के इसके समुद्रगुप्त के सिक्कों से मिलते जुलते थे। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, सिक्कों के मामलों में, सिक्कों के मामलों में समुद्रगुप्त का अनुसरण करने वाला, समुद्रगुप्त का अनुसरण करने वाला। ठीक है, यानी कि फॉलो करने वाला, है ना। तो जल्दी से इसको उतारिए, फिर हम इसको मिटाते हैं ना। कुछ और सिक्के हैं, उनके नाम बताएंगे। ऐसा कर यहीं लिख देते हैं नीचे, है ना। इसको ऐसे करके सिक्कों में, ये देखो ऐसे यहाँ तक दिख रहा होगा, नीचे तक थोड़ा थोड़ा है, इसको लिख देते हैं। जैसे कुछ सिक्के इसके और हैं, खड़गधारी, वो सिक्के जो हैं ये दोनों मिलते जुलते हैं, खड़गधारी सिक्के हो गए। इसके अलावा इसके द्वारा गजारोही, गजा पर इनकी जो हाथी है उसके सिक्के दर्शाए गए हैं। और कार्तिकेय प्रकार के सिक्के मिले हैं, इसके कार्तिकेय प्रकार के सिक्के भी इसके क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो जल्दी से इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना आप पुश करके इसे देख सकते हैं। फिर इसको मिटाते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं ना। चलिए, ठीक है। इसके बारे में भूमि की जानकारी मिलती है कि इसके समय पर जो भूमि थी ना वो 3 दिनार, कितनी, 3 दिनार में एक जमीन का टुकड़ा जो है वो उस समय निश्चित टुकड़ा मिल जाया करता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी
विजय अभियानों की अगर मैं बात करूं, इसकी विजय अभियान, ठीक है। तो इसके अगर हम विजय अभियानों की बात करें तो इसके विजय अभियानों में इसने जो आक्रमण किया था वो नर्मदा घाटी तक इसका साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। कहाँ तक? नर्मदा घाटी तक। नर्मदा घाटी तक इसका जो साम्राज्य है वो फैला हुआ था। इसके अलावा इनके द्वारा पुष्यमित्र जो जाति है उस पर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। पुष्यमित्र जाति पर इनके द्वारा आक्रमण किया गया, ठीक है। दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो इनके द्वारा किया गया। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने जो साम्राज्य है, ठीक है, अपना जो साम्राज्य है उसको ज़्यादा ये विकसित नहीं कर पाए थे। जितना इनको मिला था उस विरासत को इन्होंने क्या किया? संजो के रखा था, ठीक है। कुमारगुप्त ने अपनी विरासत को संजो कर रखा था, यानी कि इन्होंने दूसरे के जो राज्य क्षेत्र हैं उनको अपने राज्य क्षेत्र में नहीं मिलाया, जो था उसी को इन्होंने बना के रखा था, ठीक है। तो ये कुमारगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि इन्होंने अपने साम्राज्य में ना तो 1 इंच जमीन कम की थी और ना ही जोड़ी थी। इससे इनके पूरे विजय अभियान के आपको मालूम चल जाएगा कि ना इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो हारा और ना किसी दूसरे का इतना जीता। जितना विस्तृत था उतना ही इन्होंने बना के रखा। तो उम्मीद है कुमारगुप्त से संबंधित ये जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, ठीक है। तो इससे आगे का जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।